नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैणा साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कार्यक्रम रचना धर्मिता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर सैयद अली करीम, उर्दू भाषा के विद्वान और प्रतिष्ठित साहित्यकार। मैं सबसे पहले डॉक्टर करीम साहब को इस मंच पर जोड़ देता हूं और हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर सैयद अली करीम। हाँ डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैंने एक नया क्वाइन किया है, प्रणाम अलैकुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले मित्रों को ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका मैं देख रहा था, आपका परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें समय लग जाएगा। मैं सबसे पहले मित्रों को ये बताना चाहूंगा, वर्तमान में डॉक्टर सैयद अली करीम साहब जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके हेड हैं और साथ में आप डीन भी हैं। और जहाँ तक आपका साहित्यिक बैकग्राउंड का उसकी बात है, तो मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि आपकी अभी तक 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनुवाद कार्य भी आपका लगभग 4 पुस्तकों का है। आपके 4 लघु कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और उर्दू पत्रिकाओं के विशेष अंकों के साथ आप जुड़े रहे हैं और आपको अभी तक कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे इस मंच से जुड़े हैं उपेंद्र नाथ रैणा साहित्य संवाद पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले ही दिनों आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से सौहार्द सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, मैं इस मंच पर आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और जीवन आपका कहाँ पर, किस उम्र तक कहाँ पर व्यतीत हुआ है दिल्ली आने से पहले? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे अपने मंच से जोड़ा है। और जो जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, हिंदी संस्थान वाली, उसमें मेरे शरीक आप भी रहे हैं, मेरे साथ साथ आपको भी वो मिला है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और अपने देखने और सुनने वालों को ही बता दूं कि रैना जी को भी सम्मानित किया गया है, उनको भी अवार्ड दिया है हिंदी साहित्य में, बहुत बहुत और भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी। तो और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि हम उर्दू से अलग हटके, जाहिर सी बात है कि आपके जो दर्शक होंगे, आपके जो सुनने वाले होंगे, वो होंगे तो आसपास के ही, यानी वो उर्दू हिंदी तो एक ही भाषा है, एक ही जबान है, एक ही सब कुछ संस्कृति है उसकी। लेकिन बहरहाल कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ नए लोग इसमें आ जाएंगे, तो कुछ हम हमारा जिसको कहते हैं कि मैं कुछ और लोग मुझे जान जाएंगे, कुछ लोगों को मैं जान जाऊंगा। ये मेरा फायदा होगा आपके इस मंच से जुड़ने से, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अब बात यह है कि जब ये सवाल मुझसे किया जाता है इंटरव्यू में कहीं पर भी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, पैदाइश कब हुई, तो मुझे लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ अभी। अच्छा, ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। जी डॉक्टर साहब जी। क, क, जी जी। क, कम से कम जहां तक साहित्य की बात है, अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य में तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग जन्म लेने की तैयारी में हैं कि हम अगर साहित्य में हमारा जन्म हो जाए और हम कुछ काम कर सके, साहित्य को में कुछ हमारा योगदान हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये तो एक बात है, लेकिन असल बात ये है, जो सवाल का जवाब होगा जो कि साहब, मैं
एग्जैक्ट जो डेट है वो तो हमें, जो हमें मालूम है सर्टिफिकेट में, वो तो यही है कि 27 अक्टूबर 1969। लेकिन अब ये सही है या गलत है, ये तो इसका सब कुछ, इसका जो जो भी गलत हो या सही हो, इसके लिए सब जो है हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन। क्योंकि उस जमाने में आप जानते हैं कि वो लोग चले जाते थे, मास्टर कोई ले गया और जाकर के स्कूल में नाम लिखा जाता था और देख लेता था कि किस किस तरह का है वो, तो लिखा दिया जो उसने। तो 27/10/1959, 27 अक्टूबर 1959 को अगर माना जाए तो मैंने इस दुनिया में आंखें खोली हैं। और मैं मैं बहुत बड़े एक हमारे जो फादर थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और उनका जूते का, चमड़े का कारोबार था, जैसे बाटा वाटा का होता है, उस टाइप का कारोबार था उनका। पर ये कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि जब उनका देहांत हुआ है, तो उनके देहांत के बाद जैसे फिल्मों में कभी कभी आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी वक्त। वक्त में बलराज साहनी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अमीर होते हुए भी जी सडनली जी। उसके साथ जो कुछ होता है, तो ऐसे ही उन्हीं परिस्थितियों से मैं भी गुजरा। और मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो मैंने आईएससी की, फिर बीएससी किया और मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में मैं चुन लिया गया कि मुझे एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में। मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस समय मैं 8,000 रुपये मेरे घर में नहीं थे। 8,000 रुपये मेडिक फीस थी मेडिकल कॉलेज की, तो मैं वो नहीं जमा कर पाया। तो मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। और मैं शुरू से ही जैसा होता है कि एक अंदर से एक बीमारी थी कि मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा। क्यों किसी घर वाले का, किसी फैमिली का, किसी किसी ताया का, किसी किसी का, एक बीमारी थी। अब इस बीमारी को अब जो नाम दें कि वो, तो फिर वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया। कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक थी बात कि मैं अपने नाम, जब डॉक्टर बनना है तो मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना है और लगाना है। फिर मैंने बीए ऑनर्स किया, फिर उसमें पूरे बिहार में मैंने टॉप किया। फिर एमए क्या बात है, किया, क्या बात, जी जी जी। फिर फिर वो, और मैं उसी उन्हीं दिनों से और आप जानते हैं डॉक्टर साहब के आदमी जितना जलील होता है उतना बड़ा होता है। क्या बात। आपको परिस्थितियां, आपको नेचर, आपको हालात, आपको समाज जब जब जो है जलील करता है, जब तक आपकी के साथ कुछ आपको ऐसा परेशान करता है, तब तब आपके अंदर से एक नया आदमी उभरने की कोशिश करता है और वही आपको बड़ा बनाता है। तो मैं फिर परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करता करता मैं फिर अपना, मैंने उर्दू में शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। और उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया, वहाँ जन्म जब मेरा हुआ तो गया में, जो बोध गया, आप जानते हैं, जी जहाँ जी जी। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो शायद गौतम बुद्ध के उस निर्वाण की कुछ हम लोगों को भी कुछ कुछ चीजें मिल गई हैं कि वहां से हम लोग हैं। तो अब उसके बाद वहां से गया से निकल करके मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एमफिल किया, पीएचडी किया। और उसी जमाने में प्रोफेसर कमर रईस साहब जो हुआ करते थे, बहुत फिक्शन का बड़ा नाम उर्दू का, ताशकंद में डायरेक्टर के हैसियत से रहे बहुत, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा कीजिए कि अफसाने अब लिखना छोड़ दीजिए और आप फिक्शन की जो क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ से आइए, उसमें मैदान खाली है और आप अच्छा उसमें करेंगे। फिर मैंने उनकी बात, उस्ताद हैं तो उनकी बात मान के फिर मैं आ गया और फिर मैं फिक्शन की क्रिटिसिज्म ही ज़्यादातर लिखने लगा। और आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से लोगों को ने बहुत पसंद किया। और अ, अब किताबों का क्या है डॉक्टर साहब, 27 किताबें हों या 70 किताबें हैं, अगर एक आध लेख भी आपका काम का हो जाए साहित्य में,
और साहित्य को आगे बढ़ा दे, तो समझिए ये बहुत बड़ा योगदान होता है आपका, एक राइटर, एक अदीब की हैसियत से। तो इस तरह से मैंने काम किया। मैं मेरे जीवन का जो ज्यादातर हिस्सा जो अब मैं समझता हूँ वो तो दिल्ली में ही गुजरा है। वहाँ तो जो इब्तदाई तालीम हुई 10th 11th के बाद, वो जो BA MA के बाद तो मैं फिर यहीं आ गया। तो ज्यादातर जो मेरी रहायश हुई है अब तो दिल्ली में हुई है। उसके बाद इधर उधर हिंदुस्तान से बाहर भी जाना आना रहा, लेकिन बेसिकली मैं दिल्ली में ही जिसको कहिए कि स्थानीय तौर पर मुस्तकिल जो है मैं रह रहा हूँ। जी, जी, जी। तो ये क्या परिवार में, घर में ऐसा माहौल था अदबी का कि जो आपको थोड़ा-सा ये वहाँ से ये प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला? हाँ, तो घर में मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल था पढ़ने लिखने का। और उस टाइम में भी हमारे घर में मेरा ख्याल है कि 10-15 ऐसे उर्दू के और हिंदी के और इंग्लिश के बहुत सारे आर्ट मैगजीन्स आते थे, बुक्स आती थी। और एक बड़ा रेफरेंस आपको दूं कि जिससे पता चलेगा कि हमारा जो लिटरेचर का, जो साहित्य का जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है। वो यूं है कि वो इतना बड़ा नाम है कि वो हिंदी, उर्दू और अरबिक और इस्लामिक सब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। ओह! जो नद क्या बात हाँ, जो नदवा से थे। है। जी, जी, और जी। हाँ, जिन्होंने शिबली नोमानी और दारुल मुसन्निफीन जो आपका आजमगढ़ में है, क्या बात वहाँ है। वो और जो 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 जिनसे अल्लामा इकबाल के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जी, जी, जी। एक अदब का, लिटरेचर का, साहित्य का और इस्लामिक साहित्य का भी एक बड़ा नाम था सैयद सुलेमान नदवी। वो हमारे नाना हुआ करते थे। इसी तरह से जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, वहाँ हमारे मामू हुआ करते थे शहाबुद्दीन दसनवी। भोपाल में हमारे मामू थे अब्दुल कवी दसनवी। तो हमारे जो चचा थे वो नवाब करीम थे, वो BN कॉलेज पटना में उर्दू के प्रोफेसर थे। तो इस एतबार से जो हमारा घर का जो माहौल रहा वो बहुत हम लोग एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, पढ़े लिखे लोग और सारा ये था। बस ये कि हमारे फादर की ख्वाहिश थी कि बच्चा और ये करे और कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। लिटरेचर की तरफ आमतौर पर जानते हैं लिटरेचर में लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अदब में तो अदब में जो कुछ होता है, अदब में सिर्फ खसारा है, सिर्फ नुकसान है, फायदे की तो कोई बात होती नहीं अदब में। जी, जी। जी, जी। अ- अदब का मतलब होता है 2+2 बराबर, या तो 3 होगा या 1 होगा, 4 कभी नहीं हो सकता अदब में। और दुनिया 2 और 2+4 के चक्कर में लगी रहती है। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत तो कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, जी। हाँ, तो जो अदब की राह पर आता है, जो साहित्य की एक गली में आ जाता है, उसको तो खसारा खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा उठाना है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इस राह में जो आने वाले लोग होते हैं, वो हमारी और आपकी तरह कोई जुनून नहीं होता है, कोई पागल होता है, जो दिल से सोचने वाला होता है। हमारे यहाँ हम लोग दिमाग से तो उतना काम लेते ही नहीं है ना। हम लोग तो दिल के सौदागर हैं, दिल से बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा संसार बना पाए अपने लेखक से, अपने 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 चरित्र से, ऐसा 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 समाज बना पाए जो बहुत अच्छा समाज हो, जहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जहाँ कोई दुखी नहीं हो। यही वजह है कि हमारा जो है जो सियासत जो होती है, पॉलिटिक्स जो होती है, उससे हम लोगों का थोड़ा सा कभी हमेशा दो दो हाथ हम लोग करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके नाम के साथ जो ये इर्तिजा करीम जुड़ा हुआ है, तो हमारे मित्रों को बताइए और मुझे भी इससे ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो आपने अपने नाम के साथ, अब ये बताइए मुझे कि आपका नाम सैयद अली करीम साहब हैं और साथ में इर्तिजा करीम है। क्या इर्तिजा करीम नाम है और ये नाम आपके साथ जुड़ा है, या सैयद अली करीम के साथ इर्तिजा करीम जुड़ा हुआ है? ये इसका बैकग्राउंड बताइए, पृष्ठभूमि बताइए, क्या है? एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि जो मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने मेरा नाम तो सैयद अली करीम रखा। चूंकि मेरे दादा का नाम था आले करीम, तो उन्होंने आले को अली कर दिया और
सैयद अली करीम नाम रखा मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मैं 10th में पहुंचा, फिर उसके बाद तो मुझे लगा कि यार ये जैसे ही मैं सैयद लिखता हूँ तो पता चल जाता है सामने वाले को कि मेरी कास्ट क्या है। तो मैं पता नहीं क्या बचपन से ही कि कास्ट क्रीड और इन चीजों से बड़ा बहुत अजीब एक तरह का दूरी सी बनाना चाहता था कि मुझे कोई, बस मैं एक मैं आदमी समझा जाऊं, मैं इंसान समझा जाऊं, मैं सैयद और ये नहीं समझा जाऊं। तो मैंने फिर अपना एक नया नाम जिसको आप पेन नेम कह सकते हैं, जी 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 इर्त, जी। इर्तिजा इर्तिजा करके मैंने उसमें करीम चूंकि हमारी फैमिली का नाम है, सर नेम है जी हमारी, तो करीम करीम फैमिली, करीम फैमिली, करीम फैमिली, तो करीम तो मुझे जोड़ना ही था। फिर उसमें ने इर्तिजा करीम करके सैयद और अली को बाहर कर दिया ताकि कोई हमें पहचाने नहीं कि मैं क्या हूं, मैं अपनी अपनी पहचान खुद बनाऊं, ये अपने मन में एक बात थी। तो आज की तारीख ये है, आज की डेट में हमें सैयद अली करीम के नाम से कोई नहीं जानता है, और इर्तिजा करीम से ही पूरी दुनिया, अब मैं ये तो नहीं कह सकता जानती है, लेकिन बस वही इर्तिजा करीम ही बदनाम है, उसी की बदनामी हो रही है। सैयद अली करीम को मैंने महफूज रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, ताकि मेरे माँ बाप खुश रहें कि भाई वहाँ वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, जो गड़बड़ कर रहा है वो इर्तिजा करीम कर रहा है समाज में। तो इस ये अच्छी बात है जी। जी जी। ये हाँ, उनकी रूह खुश होगी ना कि सैयद अली करीम तो सेफ है। सेफ। इस ये भी अच्छी तो बात है। अच्छा। इर्तिजा करीम गड़बड़ कर रहे हैं जो कुछ भी है। और जी जी जी। इर्तिजा का मतलब होता है एग्री के, क्या बात जो है। एग्री जी जी। करता है, जो लोगों की बातों को मानता है। तो ये नाम का भी थोड़ा सा असर है कि मैं जनरली मैं मान जाता हूँ, कोई बात अगर ऐसी आती है तो मैं मान जाता हूँ। मतलब तो तुरंत आप सहमत हो जाते हैं, सहमत रहते हाँ हैं आप। हाँ हाँ, जी जी। थोड़ी देर असर्ट करता हूँ, लेकिन उसके अच्छा। बाद मैं आ जाता हूँ कि ठीक है साहब, आप जो कह रहे हैं इसको मैं मान लेता हूँ। इसीलिए जी जी मेरा जी। कोई एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं बातें सब दो टूक कहता हूँ, साफ कहता हूँ। आप रैना साहब मुझे खराब लगेंगे तो मैं कह दूंगा कि रैना साहब ये खराबी है, बस ये है मेरे अंदर। बाकी मैं एकदम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो बात होती है उससे सहमत कर जाता होता हूँ। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, आपके कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और दूसरे को सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी साफ गोई गोई रहेगी, जितना आप स्पष्ट अपने साफ मन से किसी को कोई बात कहेंगे, अगर वो उस बात को मान लेता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जी 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 जी। आपका डॉक्टर साहब, आपने फिर यहाँ पर जब आप दिल्ली में आए, फिर आप कॉलेज वगैरह हो गया आपका, तो डॉक्टरेट का क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा सब्जेक्ट वही था कि जो उर्दू में जो फिक्शन की क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म इन उर्दू फिक्शन, तो पूरा उसका मैंने 400 साल की हमारे यहाँ हिस्ट्री रही है फिक्शन क्रिटिसिज्म की, उस पर मैंने पूरा काम किया था, डॉक्टरेट का थीसिस उस पर लिखा था। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये उर्दू में अभी तक 20 साल तो हो गए इस काम को किए हुए, अभी तक ये अपनी अपनी नौयत का, अपने तरह का एक अनोखा और नया काम आज भी स्टैंड करता है। इस तरह का कोई काम उर्दू फिक्शन की तनकीद पर इस तरह से कोई काम नहीं हुआ है, जिसमें फ्रॉम इंसेप्शन, यानी जब से शुरुआत हुई है उर्दू में फिक्शन तनकीद लिखने की, तब से लेकर के 1992 तक कर का हमने उसमें ये किया था। और वो आपको ये भी बता दूं कि ये किताब हिंदुस्तान में 2-3 बार छप चुकी है, और पाकिस्तान में भी 2-3 एडिशन इसके आ चुके हैं। और सिलेबस में यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस होते हैं उसमें भी लगी हुई है। लेकिन ये मेरा ऐसा काम है जो मुझे खुशी भी होती है और गर्व भी होता है कि एक अच्छा काम हमने कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा पीरियड आपने लिया था, बहुत लंबा और बहुत विस्तृत था। बहुत तो लंबा। कितने कितने साल लगे आपको अपना ये डॉक्टरेट कंप्लीट करने में? नहीं, काम तो मैंने, आपको यकीन नहीं आएगा कि काम तो मैं वो स्टूडेंट रहा, वो रिसर्च स्कॉलर रहा कि 24 महीने में पीएचडी की थीसिस जमा करने की होती है, कि आप 24 यानी लास्ट
24 महीने के अंदर आप जमा कर दें, बहुत अच्छी बात है, वरना आप 4-5 साल करते रहे काम, कोई कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। 24 महीने तो 2 साल ही हो गया डॉक्टर साहब, तो इतना दो बड़ा साल पीरियड, तो 2 साल लेकिन में ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने फिर। लेकिन मैंने इसको 24 महीने में नहीं, मैंने, मेरे लिए चैलेंज था असल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट ने मुझे चैलेंज दिया था, मैंने इसको 22 महीने में सबमिट किया है। वाह क्या बात है। तो आपके गाइड बा- कौन थे? मेरे गाइड थे वही प्रोफेसर कमर रईस साहब, और वो भी चकित रह गए थे कि यार ये, और अभी भी मेरा मेरे साथ ये है कि मैं अभी भी 18 घंटे, अभी भी 18 घंटे 19 घंटे, मतलब अभी भी मैं काम करता हूँ। ये समझ लीजिए कि पिछले 20-25 साल से मैं रात में सोया नहीं हूँ। क्या बिल्कुल आप क्या आराम ही नहीं करते, सोते नहीं आपको? ये तो आपने रा, बहुत ऐसी बात बताई। हाँ, मैं पिछले 20-25 साल से रात में नहीं सोया हूँ। मेरे सोने का जी। समय है, वो समय है जब लोगों के जागने का समय होता है। यानी मैं अच्छा। सुबह 6:30 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक सोता हूँ। सिर्फ 3 घंटे? जी। इसके बाद अगर ऊपर वाले ने कहीं से मुझे चांस दे दिया, मौका दे दिया, समय मुझे मिल गया, तब मैं अ, तब मैं लंच के बाद शायद कभी कभार जब समय मिला तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट मैंने आंख बंद कर ली, ऑफिस में या घर के बिस्तर पे। तो रात भर फिर आपका क्या मतलब पठन पाठन का काम चलता रहता है? जी आप जी और जी जी जी। लिखने मतलब क्या प्रक्रिया क्या रहती है? आप ये आपने, क्योंकि लिखने मैं थोड़ा पढ़ने का। थोड़ा सा विचलित हो रहा है इस बात से, क्यों आप तो पिछले 20-25 साल से सोए नहीं रात को, केवल जी, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे सोते हैं आप। तो जीवन को जो इस पूरी पूरे जिस्म को जितने थोड़ा सा आराम चाहिए, नींद चाहिए, तो उतनी तो पूरी नहीं होती होगी ना डॉक्टर साहब? ये जो है, एक शेर सुनिए। सुनाइए सुनाइए, मैं तो दिन मैं तो तो आपसे निकला, ये मंत्र लेना चाहता हूं अब। जी। देखिए डॉक्टर साहब, दिन तो निकला हम्म। खरीदा हुआ आदमी, वाह वाह दिन तो वाह, क्या निकला, बात है फिर। दिन दिन तो निकला खरीदा हुआ आदमी। यानी दिन में हम सब लोग कारोबार करते हैं, तो हर आदमी खरीदा हुआ है। कोई किसी जी जी कंपनी जी। में काम करता है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में काम करता है, कोई कहीं एंकरिंग करता है, कहीं कुछ करता है। तो कह रहा है कि दिन तो निकला खरीदा हुआ आदमी, क्या बात है। रात भी रात भी है खुदा सबकी औरत न हो। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर रात से दोहराइए, रात दोहराइए दोहराइए, हाँ जी जी। है ना, दिन तो निकला खरीदा हुआ आदमी, रात भी है खुदा सबकी औरत न हो। अब वाह वाह वाह। अब देखिए कि जी। आदमी और औरत से क्या फायदा उठा रहा है शायर, और दिन और रात को कैसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये शेर के अपने डायमेंशन है, इस पर गौर करने की जरूरत होती है कि हम कैसे इसको रिएक्ट करते हैं, क्या देखते हैं। आप और हम जैसे सब लोग जो भी इस तरह दुनिया में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आप दिन में अगर बैठे हुए कोई काम कर रहे हो, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मान लो घंटी बज गई, आपके कॉल बेल बज गई, अब आप उठे और उठ के बाहर गए, मालूम है कि कोई सब्जी वाला है, कोई पड़ोस के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। और आप जब कॉल बेल बजते ही आपका जो पूरा जो आप काम कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन था आपका जो काम करने का, वो सब टूट जाता है। और फिर उसको उसको बनाने में, उसकी तार को तार से जोड़ने में कितना समय लगता है आप भी जानते हैं, चूंकि आप भी साहित्यकार हैं। इसलिए अगर आप रात के 9 बजे 10 बजे के बाद, जनरली मैं 9:30 10 बजे के बाद बैठता हूँ काम करने, 10 बजे रात से लेकर के जो भी 3 बज गए 4 बज गए 5 बज गए 6 बज गए, जो भी बजता रहे उससे कोई मतलब। तो क्या होता है डॉक्टर साहब, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना कोई घंटी बज रही है, ना कोई घर में आपको परेशान कर रहा है। आप अपने एकांत में अपना जो भी है मन में अपना सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए, हम लोग तो एक तरह से जो हम लोग तो गुमराह लोग हैं ना, हम लोग तो भटके हुए लोग हैं। हम लोग तो जी जी। भटके हुए लोग हैं, तो भटके हुए लोगों को तो
एकांत में ही शांति मिलती है ना। वो भीड़ में, तो भीड़ में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, और अकेले में भीड़ में रहता है वो। डॉक्टर साहब, आशमा कौल हमारे साथ जुड़ी है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। उन्होंने कहा इसमें परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है, जो बता रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए, हाँ। मैं अपने मतलब क्या बताऊं आपको, ये तो इतना हार्ड फैक्ट है, इतना बड़ा सत्य है कि इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं अपनी बीवी के बिना अधूरा हूं। अगर मेरी पत्नी मुझे अच्छा वातावरण नहीं दे, तो मैं तो फिर तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं, बहुत अच्छी बात मैं कह रहे हैं आप। मैं जी जी जी। मेरा जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। जी जी। मेरे क्या? मेरे मेरे डॉक्टर साहब, चार चार मेरी बेटियां हैं, और चारों बेटियां हमारी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, सब डॉक्टर हैं। एक ने क्या पीजी भी बात है! कर रखी है। क्या बात और है! एक मेरा बेटा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। उनको सुबह उठ करके, सुबह 6:30-7 बजे स्कूल की बस आती है, जो सब सब लोग जानती हैं, जो गृहणियां हैं, जो पत्नियां हैं, जो बच्चे जिनके पास है, वो जानती हैं कि दिल्ली में तो सुबह 6:30 6 बजे बस आ जाती है स्कूल की। जी जी वहां जी बच्चे जी को, जी। तो अब उनका लंच बनाना है, उनको ब्रेकफास्ट देना है। तो हमारी पत्नी वो सब काम करके फिर सुबह जा करके बस में बिठा करके फिर आती थी। मैं तो अपना 9:30 10 बजे सुबह सोया हुआ हूँ, तो मुझे क्या पता कौन कब कहाँ जा रहा है। आपके तो डिपार्टमेंट से, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आया है, ये कमेंट आपके लिए आया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनका भी, जो लोग जी हैं। जी 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 जी। तो ये तो आपने, ये मुझे ऐसे शख्स पहली बार मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल रात भर आप जागते रहते हैं, आपका लेखन कार्य चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई चलती रहती है, और बाद में सुबह आप 3-4, मुश्किल से 2-3 3-4 घंटे सोते हैं। तो यानी ये पिछले 20-25 साल से आपका चल रहा है डॉक्टर साहब? जी 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 जी। जी अब तो आदत सी हो गई है। अब जी तो कई बार कोशिश करता हूँ कि, लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हो पाता हूँ कि फिर वही पे मजबूरी हो जाती है, फिर बैठो काम करो अपना, ये है। अभी मेरे मेरे सराहने में जो मेरा साइड टेबल है, इसमें सब किताबें मेरी रखी हैं। अब्दुल आबादी पर है, कुछ और है, कुछ और है सब चलती रहती हैं। और यही अभी देखिए, अभी 3 किताबें मेरी प्रेस गई हुई हैं। एक मैंने अभी एक, चूंकि मेरी फिक्शन से दिलचस्पी है, तो हमारे यहाँ एक साहब है हुए थे, सुहेल अजीमाबादी, जी जी। जो प्रेमचंद स्कूल के बड़े लेखक रहे, सुहेल अजीमाबादी। उनकी बड़ी कहानियां आई सामने, बहुत से नॉवेल लिखे उन्होंने। तो उनका एक नॉवेल जो 40-50 साल पुराना नॉवेल था, उनके हैंड रिटन उनका था, वो मुझे कहीं से मिला। तो वो पहली बार हमने उसको प्रिंट किया है अपने पूरे भूमिका के साथ, उसमें पूरा सब कुछ किया है। अभी वो किताब अभी आई है, 2-3 दिन पहले आई है। और उनकी कुछ और चीजें थी, लेखन था उनका जो कहीं नहीं छपा था, उसको एक जगह कर दिया है। फिर मेरे कुछ लेक्चर्स थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और इधर उधर हुए थे, अमेरिका में, लंदन में, इधर उधर, उन लेक्चर्स को मैंने फिर एक जगह कर दिया। तो ये अभी 3 किताबें प्रेस में थी, जिसमें एक आ गई है, 2 और आने वाली है प्रेस में। तो आपको एक तो लिखने के बाद प्रूफ रीडिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग के बाद उसका तो ये तो इतना लंबा प्रोसेस है कि जब तक आप काम नहीं करें रात में, क्योंकि दिन में तो काम डॉक्टर साहब हमसे तो नहीं हो पाता है दिन में, मतलब। अच्छा, आजकल एक और चीज आ गई है जो आप जानते हैं, जिसका फायदा भी हो रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और इसका नुकसान भी यह है कि कब घंटी बज जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। किसी जी का भी जी जी। मोबाइल किसी भी समय आ सकता है। और दोस्तों का तो आता ही आता है, कभी कोई फोन आ गया, साहब मैं फला बैंक से बोल रही हूँ, मैं फला प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, मैं फला ये कर, अब आप उसमें आपके सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब दिन में तो रात में आप आराम से बैठिए,
और अपना मेरे साथ ये है कि बड़ा सा वो हमारे पास वो है, जार है जिसमें हमारी पत्नी चाय भर के रख देती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। हाँ, वो चाय चाय भर के रख देती हैं। जी जी। तो वो चाय, हाँ, जब जब मेरी इच्छा हुई चाय पी ली मैंने और अपना काम किया। और एक और खराब आदत मेरी ये है, और पता नहीं क्या है कि मेरा सामने हमारे एक वो है, मतलब म्यूजिक सिस्टम है, क्या बात है। वो चलता रहता है, वो ऑन रहता है वो। जी जी। मुझसे कोई टोके उस वक्त कि इसमें क्या बज रहा था, किसके गाने आ रहे थे, तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं क्या बज रहा है। लेकिन मैं पता नहीं मेरी क्या आदत है कि वो स्लो में, एक बिल्कुल स्लो जीरो में मतलब बैक एक पे चलता रहता। बैकग्राउंड में वो चलता रहता है, बैकग्राउंड में चलता वो रहता है। वो हाँ, और मैं उससे बेखबर रहता हूँ। लेकिन अगर आप उसको ऑफ कर दें तो मुझे लगेगा कि कोई चीज खो गई, गुम हो गई। जी जी। तो ये भी एक बीमारी है कि वो, मतलब जैसे बच्चे अगर नहीं। खेलते भी रहे जी जी। तो बच्चे खेलते रहे, शोर करते रहे, तो मुझे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता है। तो अपना ये अच्छा कुछ अच्छा है भी, अच्छा। हाँ, कुछ बीमारी है इस तरह की। अब जो भी नाम दें इसका। तो अच्छा, आप तो इस समय उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा काम है आपका, आपका इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और साथ में आप डीन भी हैं अपने उसमें यूनिवर्सिटी में। तो काम तो बहुत होता होगा आपका, तो कैसे इसको आप संभाल पाते हैं फिर? रात को आप सोते नहीं हैं, सुबह 2-3 घंटे सोए, और फिर दिन भर आपको, डीन का काम तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है डॉक्टर साहब, और साथ में आप उर्दू डिपार्टमेंट के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं, तो काम तो बहुत करना पड़ता होगा आपको। मेरे मैं मैं तो डिपार्टमेंट का हेड हूँ अपने। वो तो एक डिपार्टमेंट है जिसमें 22 टीचर हैं और तकरीबन 150-300 ऐसी मिला जुला करके 300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। काम तो है, लेकिन काम को मैं काम नहीं समझता हूँ। काम को मैं एक तरह से इबादत समझता हूँ। वैसे का वैसा कुछ नहीं है, बहुत इंजॉय करके और हंसते खेलते बातें करते हुए, कोई बहुत सीरियस नहीं, करते करते सब काम निकल जाता है। और एज ए डीन तो समझिए, वो मेरे पास 15 डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15 डिपार्टमेंट्स हैं जिसको मुझे देखना पड़ता है। और आप जानते हैं कि अ, आदमी जो है संतुष्ट नहीं होता है, चाहे प्रोफेसर हो जाए, रीडर हो जाए। अ, एक आदमी की अपनी है कि साहब मैं जो हूँ, उसको उसके अंदर जो है ना, एक बोले संतुष्ट नहीं होता है किसी भी चीज से, किसी भी स्टेज पे। तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। उनको लड़ाई झगड़ों को यानी आप पढ़े लिखे को समझाना तो डॉक्टर साहब और मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। आ, जी जी जी। तो अब मैं उसको कैसे करता हूँ, बस ऊपर वाला भगवान वाला ही सब कुछ करा लेता है। लेकिन आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से, दोस्तों की मदद से, आ, बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही अच्छा काम अ, हुआ और हो रहा है। अ, मैं जब डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हुआ तो मेरा नंबर 25वां था। जी जी। डीन अगर आर्ट्स फैकल्टी की लिस्टिंग करेंगे, मैं अभी चाय में साथ दे रहा हूँ आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आसपास बैठे होते तो हम साथ साथ बातें भी करते, उस तरह से चाय भी पीते। लेकिन किसी दिन हम आपको कश्मीरी कश्मीरी कहवा पिलाएंगे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आनंद आएगा उसमें। जी जी जी। जी 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 जी। जी जी। बहुत अच्छा, बहुत तो खैर वो बढ़िया। काम सब होता रहा। मैं 25वां डीन हूँ। और जी जी। आपको ये बता दूं कि किसी मुझसे पहले जितने भी डीन आए, उन्होंने, यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आर्ट्स फैकल्टी बहुत बड़ी फैकल्टी है, जिसमें इतनी फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी में इतना है, 15 डिपार्टमेंट हैं। जी जी। तो हमने फिर वहां के ऑफिस को बिल्कुल नया नया बिल्कुल नया लुक दिया, बिल्कुल नया लुक। कभी आप आए तो देखेंगे।
और क्या बात है। 25वां दिन तो मैं हूँ, मुझसे पहले 24 दिन से पूरी हिस्ट्री निकाली, उनकी पूरी तस्वीरें निकाली, सारे उनके बायोडाटास, फोटोग्राफ्स लगाए सारे, उनके क्या पीरियड बात कब है। से कब वो डीन रहे सब लगाए। और एक मैंने अपने यहाँ हॉल ऑफ फेम बनाया। हॉल ऑफ फेम क्या से बात है। मुराद मेरी ये है कि आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 15 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें हमारे यहाँ जो टीचर्स रहे, प्रोफेसर्स रहे और इतने ज्ञानी ध्यानी लोग रहे, तो इन इसमें ये पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, बड़े बड़े राइटर रहे हैं। हिंदी का बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर नागेंद्र जी, वो रहे हैं हमारे यहाँ। प्रोफेसर गोपी चंदारंग रहे, उर्दू का एक बड़ा जी नाम जी। रहा, वो रहे। संस्कृत के जो है वो रहे लोग, एक से हमारे यहाँ लोग रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि साहेब सिंह वर्मा जो क्या हमारे बात यहाँ है। रहे, वो पद्मश्री रहे MIL डिपार्टमेंट से, और जी CM जी रहे। जी। ये जी सब जी। चीजें बिल्कुल कहीं नीचे पड़ी हुई थी। इन सब पूरी हिस्ट्री को खंगाल करके मैंने, सबकी तस्वीरें लगी हैं, सबके बायोडाटास लगे हैं, और आप जब उसको एक पढ़ेंगे तो एट ए ग्लांस आपको मालूम हो जाएगा कि ये कौन थे, क्या थे, कब क्या किया इन्होंने। उसका क्या नाम बात है। मैंने रखा बहुत। है हॉल ऑफ फेम। वो तो मैंने किया आपने है। आपने तो बहुत बहुत मेहनत की होगी इस पर, बहुत बड़ा काम किया है आपने इस पर। इसके बाद एक और काम किया मैंने कि हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में कोई मैगजीन नहीं हुआ करता था, तो मैंने 15 डिपार्टमेंट से को मिला करके मैंने एक मल्टीलिंगुअल मैंने मैगजीन शुरू किया, जिसमें क्या बात है। जिसमें क्या बात। जी जी। एक ही मैगजीन में उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, मलयालम में भी है, बंगला में भी है, संस्कृत में भी है, जर्मन में भी है, फ्रेंच में भी है। इतने लैंग्वेजेस में उसमें आर्टिकल्स हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत ये बड़ा बहुत। मल जी। मल्टीलिंगुअल, उसका नाम हमने रखा WEV, यानी हम लोग, क्योंकि क्या हम बात है। पूरे आर्ट्स फैकल्टी को मिला के बना रहे थे। जी जी अभी जी। मैंने एक और चीज की है कि जी डॉक्टर दिल्ली साहब। यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर रही है। जी जी। 100 साल सेंचुरी बनाने जा रही है, और हमारी आर्ट्स फैकल्टी के हो गए हैं 68 ईयर्स। हमने क्या किया कि हमने एक एनुअल मेमोरियल लेक्चर शुरुआत किया है। हर साल, हर साल में एक बार होगा वो एनुअल मेमोरियल लेक्चर। वो लेक्चर जो है, इस बार का लेक्चर 18 अगस्त को पहला लेक्चर होगा, लॉन्चिंग लेक्चर होगा। प्रोफेसर नागेश्वर राव जो वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, जी जी वो जी पहला जी जी। लेक्चर देंगे, वो पहला लेक्चर दे रहे हैं। जी जी। मैं इस तरह की और चीजें हैं डॉक्टर साहब, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब ऊपर वाला भगवान है वो कराता है, या आप लोगों की जो बड़े भाई हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, और चीजें अपने आप मन में आती रहती हैं, कैसे करो वैसे करो। मुझे लोग कहते हैं कि ये जो है बेचैन आत्मा है, विचलित है, कभी बैठता नहीं है। क्या। नहीं नहीं नहीं। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। आप तो, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए, आप लगातार निरंतर जुड़े हुए हैं, इसके साथ लगे हुए हैं, और जो जिस तरह से कार्य आपने किया है और जो कंप्लीट हो चुका है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। बस सब हो रहा है, जितना हो जाए सब ठीक है, समझिए ऊपर वाले की कृपा है, अब ऊपर थोड़ा सा वाला है। आपके आपके जो आपका जो अदबी सफ़र है, उस पर थोड़ा सा फिर मैं आना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जो खास करके आपकी जो 27 पुस्तकें छपी हैं, जो मैं देख रहा था, हालांकि सबका नाम तो यहाँ पर मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी किसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये बिहार का उर्दू अदब आपने 1986 में, तो इसमें आपने किस पीरियड से किस पीरियड तक मतलब बिहार के उर्दू अदब को लिया था? केवल बिहार प्रदेश को ही इसमें आपने शामिल किया था क्या? असल में ये 1970 से लेकर के 1970 से लेकर 1980 तक बिहार में जितनी किताबें छपी थी, प्रोज की हो, पोएट्री को हो, क्रिटिसिज्म की हो, जर्नलिज्म पे हो,
इन सब का मैंने एक तरह से डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी बनाया था। क्या ये बात है। भी ये, ये भी ये भी डॉक्टर साहब बस उस 1986 में, ये भी अपनी तरह का एक, मैं स्टूडेंट रहा हूँ 1986 का मतलब आप समझ लीजिए मेरी क्या उम्र रही होगी। और मैं हम्म। एमए 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 पास करके निकलने वाला बच्चा हूँ। तो बच्चा तो अभी भी हूँ, साहित्य के लिए मैं अभी तक बच्चा ही हूँ। अदब में एक मेरी स्टूडेंट हूँ मैं, अदब का अभी तक सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो आपने उसमें बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा कार्य किया है। और आपका एक और पुस्तक है जो 1987 में प्रकाशित हुई है, आपका अजैब उल कासस तनकीदी ये मुताला। ये ये वास्तव में क्या है? ये एक्चुअली डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा कि मेरी दिलचस्पी बाद में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया हूँ तो फिर मेरी फिक्शन और फिक्शन क्रिटिसिज्म हो गई। फिक्शन पढ़ना, फिक्शन पे क्रिटिसिज्म करना, और फिर फिक्शन पे जो क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ है, एग्जिस्ट करता है, उस उस पर फिर मैं एक एज ए क्रिटिक उस पर अपना एक नोट दे रहा हूँ। तो ये क्या बात है। बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मैंने जो मेरी जो किताब उर्दू फिक्शन की तनकीद जिसका मैंने जिक्र करा था, उसमें जिन लोगों ने भी जो कुछ लिखा है उन पर मैंने बड़ी ईमानदारी से उसमें राय दी है। कुछ लोगों को उस पर बुरा भी मान गए, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, जो कहा गया है वो ठीक कहा गया है। ये जो किताब है जिसका नाम है अजायबुल क़सस, यानी किसस कहते हैं कहानियों का जो एक जी जी प्लूरल प्लूरल फॉर्म हो गया। जी और जी जी अजायब जी। का हाँ, अजायब का मतलब अजीब किस्से। तो किससे ये किससे जो हमारे, कहते हैं, जी जी। हाँ, अजीब जी जी किस्से। जी जी जी। और ये रोमांस है, असल में ये दास्तान है, रोमांस है ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये नॉवेल नहीं है, ये रोमांस है, दास्तान है जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं। तो अ, ये शाह आलम सानी जो मुगल बादशाह रहा, और मुगल शाह आलम सानी की पूरी दास्तान है कि वो आखिर में रहा और उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स रही। वो अपने अपनी हुकूमत को ठीक से संभाल नहीं पाया। तो और वो जो चीज़ें होती हैं, जो मुगल बादशाहों की जो खराबियां थी, वो उसके यहाँ कुछ ज़्यादा थी। उसका उसका हुआ ये कि जो उसके यहाँ गुलाम कादिर रोहिला, जो उसके महल में नौकर था, गुलाम था, वो बहुत खूबसूरत था। उसका अपीयरेंस ऐसा था जैसे कोई औरत होती है। तो क्या बात वो है। उसको, हाँ, तो उसको औरत के कपड़े पहना करके उससे डांस करवाता था, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इसका पतन होने लगा, इसका शाह आलम सानी का, तो उसने उस बादशाह को, जो बराए नाम बादशाह था, जो था भी नहीं एक तरह से, जो अंग्रेजों के रहमो करम पर था, और तो उसने क्या क्या, गुलाम कादिर रोहिला ने इसी कुदसिया बाग में, जो बस अड्डे के पास एक कुदसिया बाग है, यहाँ उसकी आंखें निकलवा दी। शाह आलम सानी की आंखें निकलवा दी। और ये मीर तकी मीर का बहुत मशहूर शेर है कि शाह के कोहले जवाहर थी खाक के पा जिनकी, वो बादशाह जिनके पाँव की धूल आंखों के सुरमा हुआ करते थे। शाह के हम्म। कोहले जवाहर थी खाक के पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। ओहो हो, यानी क्या बात है। जी उन्हीं जी। उन्हीं की आंखों से, तो वो उसने उनकी आंखें निकलवा दी, वो नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। तब उन्होंने जो है ये शुरू किया अपना लिखना, जो अपने महल के बारे में, और जो मुगल के, तो उसी पर उन्होंने एक दास्तान क्रिएट की और लिखी। लिखी से मुराद ये है कि उन्होंने जी। जो उनके मुंशी मुंशी हुआ करते थे उनसे कहा ये इसको लिख, उनको डिक्टेट करते थे, वो लिखते रहते थे। तो वो कोई 2000 4000 पेजेस पर वो दास्तान तैयार हुई, लेकिन वो कहाँ गई, कहाँ गुम हो गई, पता नहीं चला उसका। लेकिन हम्म। उसका एक नुस्खा पाक वहाँ लंदन में मौजूद है। उस पर एक साहब ने काम किया। उस काम करने के बाद देखा हमने उसको, तो वो बहुत ओरिजिनल से मिलाया मैंने, तो उसे बहुत कुछ कमी थी।
तो मैंने फिर उस पे एक काम किया छोटा सा, अजायबुल कसस का तनकीदी मुताला, जिसमें मैंने जो दिल्ली की जो नस्र है, उर्दू नस्र है और जो कुछ है, उस पर मैंने बातचीत की। और ये डॉक्टर साहब, ये पहली किताब है अजायबुल कसस जिसमें मुगल बादशाह और जो शाह बादशाहों के जो रहने सहने का तरीका होता था, जो खान पीन का सिस्टम होता था, जो कपड़े होते थे उनके, उसके बारे में बहुत डिटेल में उसने लिखा है। ये पहली दास्तान है। इससे पहले जो दास्तान है उसमें ये चीज नहीं मिलती है। ये सिर्फ अजायबुल कसस की खास बात है कि उससे आप मुगल बादशाह के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान, कपड़े, दफ्तर, ये सब के बारे में आप मालूम कर सकते हैं। ये है उस बहुत अच्छे। दास्तान की, अजायबुल कसस की ये खूबी है ये। जी 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 जी। अच्छा, आपने उसके साथ, क्योंकि है तो आपकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी, बहुत काम किया आपने। एक और है कि रशीद जहान, ये क्या है जो आपने ये 2008 में? ये जी जी ये प्रोग्रेसिव ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो हमारे यहाँ मूवमेंट चला था, तरक्की पसंद जी जी तहरीक प्रगतिशील लेखक संघ का जो पूरा यूनिट बना था, जी तो जी सज्जाद जहीर के साथ जो लेडी काम कर रही थी, ये वो रशीद जहां है। ये वो रशीद जहां है जिसके बाप जो है का नाम शेख अब्दुल्ला था, जिसने हम्म। अलीगढ़ में जिसने अलीगढ़ में पहली बार वीमेंस के लिए, औरतों के लिए एक मदरसा स्कूल कायम किया था। क्या और ये बात है, वो क्या औरत बात है। है, जी रशीद जहां, जिसने पहली बार जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उर्दू में, उसमें एक इनकलाब ला दिया है। ये जबरदस्त शॉर्ट स्टोरी राइटर है ऋषि जहां। बहुत कम लिखा है, 10 12 15 कहानियां हैं, लेकिन बहुत अच्छी कहानियां हैं। और उस जमाने में उसने जो है, आज हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये उस जमाने में वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। और उस जमाने में बता रही थी कि औरत का अधिकार ये होना चाहिए। जब उसका शौहर दिल्ली लाता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली की सैर के लिए, और उसको रेलवे स्टेशन पर लाके कहता है बैठ जाओ मैं आ रहा हूं, और दिन भर की सैर के बाद वो आ जाता है, तो वो अब आने के बाद जो आज उस क्या औरत को क्या करना चाहिए, जो कहे वो मान ले। लेकिन उसने जो कहा उसने वो नहीं माना, उसने उठ करके फिर से रेलवे स्टेशन पे उसी ट्रेन पे बैठ के वापस चली गई। ये उसका रिएक्शन था। तो ये और इसके डायमेंशन भी निकलते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस लेडी ने उस जमाने में विमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, और जिसको आज हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिस्ट जी मूवमेंट जी की जी। बात करते हैं, ये उस जमाने में उसने इसकी नींव डाल दी। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से तो आपकी 27 पुस्तकें हो गई हैं। एक पुस्तक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वो है कुलियात ख्वाजा अहमद अब्बास। वो तो 8 संस्करण हैं आपके, तो उस पर तो काफ़ी कार्य करना पड़ा होगा आपको। तो कितने नाम मैंने ले लूं मैं तो, अगर मैं पूरे पुस्तकों पर आपसे चर्चा करूं तो मुझे लग रहा है 2 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ चुने हुए, कुछ चुनिंदा ले लिया। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास साहब पर क्या, ये आपने क्या इस पर क्या ये सब कंपाइल करके किया, या आपकी टिप्पणियां भी थी इसमें? क्या किया था आपने इसमें, क्या कार्य रहा है आपका? ये भी डॉक्टर साहब, मेरे 4 5 साल की मेहनत है ये। क्या बात है। क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास एक फिल्म राइटर, एक फिल्म क्रिटिक, और जी जी आपको जी याद होगा कि एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम था आर के करंजिया। जी 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 आर के करंजिया का जो अखबार था इलस्ट्रेटेड वीकली, जी 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 वो सबको याद है। और उन्हीं का एक न्यूज मैगजीन, न्यूज रिसाला हुआ करता था, जिसका नाम था बिलिट्स। बिलिट्स उर्दू में भी छपता था, इंग्लिश में भी जी छपता जी था, जी 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 और जी जी। हिंदी में भी, तीनों तीनों लैंग्वेज में बिलिट्स अखबार छपता था। वीकली अखबार था, और उसके पढ़ने वाले लाखों में थे। पढ़ने वाले लाखों में क्या, उसको और मल्टीप्लाई करते जाए, क्योंकि एक आदमी खरीदता था तो 10 आदमी उसको पढ़ते थे। पढ़ते थे। बिलिट्स का बिलिट्स का इंतजार रहता था लोगों को हर वीक में कि अब कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। उसमें जो न्यूज कॉलम हुआ करता था वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो उसका जो लास्ट पेज हुआ करता था, अंग्रेजी में उसका नाम लास्ट पेज था, उर्दू में उसका नाम आजाद कलम था, और हिंदी में जो अंतिम पृष्ठ के नाम से वो ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते थे। और वो क्या चीज थी डॉक्टर साहब कि अगर आज भी उसमें से कुछ चीजों को आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो आदमी सामने बैठा हुआ है,
और उसको मालूम है कि कोरोना भी फैल रहा है, हम ऐसी परेशानियों में भी पड़ने वाले हैं, हम एक ऐसे दौर में भी जीने वाले हैं कि जिसमें एक ही बेड पे, एक ही बेड के एक किनारे पर हस्बैंड सोया हुआ है और उसी बेड के दूसरे किनारे पर वाइफ सोई हुई है, और दोनों के बीच में पाइते में जो है एक फैक्स मशीन रखी हुई है, जिसमें से हम्म। बच्चा पैदा हो रहा है, जिसमें से बच्चा ओहो, पैदा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, जी जी जी। यानी आप देखिए, आप हम्म। विडंबना देखिए। जी जी जी। विडम विडंबना यह है कि वाइफ हस्बैंड एक ही बेड में, एक ही कमरे में, एक ही घर में, अपने अपने मोबाइल सेट पे, व्हाट्सएप पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी समझिए वो लगे हुए हैं, और बीच में फैक्स मशीन रखी हुई है, उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये क्या ये क्या बात है, क्या हम बात है, क्या बात है। हम हम कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। और ये हम जो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया तो हम्म। मुट्ठी में कर ली है हमने, लेकिन जो मुट्ठी में दुनिया होनी चाहिए थी वो फिसल गई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। हमको पूरी दुनिया की खबर है, पूरी दुनिया की हमें खबर है, लेकिन अपने घर की अपनी खबर नहीं है। बराबर में क्या लेटा बात, हुआ, क्या बराबर में बात। लेटी हुई बेटी, बराबर में लेटा हुआ बेटा चैटिंग कर रहा है और अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लिख रहा है, आई लव यू, वी कैन मीट इन द मॉर्निंग, फला 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 फला, और माँ आराम से बैठी हुई है। वाह वाह एक वाह। आप वो जमाना देखिए जब छतों पर जो जाते थे लोग और जी जी। कबूतर पैगाम लेके जाते थे, मोहब्बत का क्या आलम हुआ करता था, कितनी मुसीबतें उठाती थे लोग, तब मोहब्बत एक आध लव लेटर पहुंच पाता था कहीं, और अगर ठीक से पहुंचा तो, वरना बीच में कोई खा गया तो हो भी गया। अब तो लव लेटर की कोई गुंजाइश, नहीं है, अब नहीं, तो सही बात है। अब तो कमरे में बैठा हुआ है, बराबर में लेटी हुई बेटी है, बराबर में लेटा हुआ बेटा है, और सारा काम हो रहा है। आप अपने बच्चे से, मैं ये बहुत हार्ड फैक्ट है सर, ये बहुत हार्ड फैक्ट है। बहुत आप बड़ी, अपने बहुत किसी बहुत। आप अपने किसी बच्चे से आप उसका मोबाइल मांग के देख लीजिए, नहीं देगा, नहीं देगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं। ये सब जरूरत है, मोबाइल भी जरूरत है, सोशल सोशल नेटवर्क भी जरूरत है, सोशल मीडिया की भी जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है, कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। ये ये जो हम लोग डायलॉग कर रहे हैं ऑनलाइन, इसकी भी जरूरत है, लेकिन इन सब चीजों के साथ एक और चीजों की आवश्यकता है, एक और चीज की जरूरत है। वो ये है कि हम अपने जड़ों से जुड़े रहें तो बेहतर है। और मानवीय रिश्तों की भी बात है उसमें, इसमें जी। मूल में तो वही है, मूल में तो वही है। क्या जी। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ख्वाजा तो ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से ये बात हो रही थी। उसको जी जब जी। पढ़ेंगे, उसको जब आप पढ़ेंगे डॉक्टर साहब, तो एक अजीब अजीब तरह की दुनिया उसने बसाई है, अजीब अजीब तरह की दुनिया। यानी वो अब चूंकि आप, वो तो फिल्म भी मेरा नाम जोकर वो लिख रहा है, बॉबी वो लिख रहा है, और क्या नाम है, वो जो उसने क्राइसिस पे लिखा है, एक बूंद पानी वो लिखा है। एक बूंद पानी, और जी 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 जी। क्या नहीं, आप साहब कमाल है। देखिए वो ये कहता है कि जब राज कपूर उससे बातचीत करते हैं और कहानी वो देता है, ख्वाजा फरीद अब्बास, तो कहानी पर तो उछलता है राज कपूर, लेकिन ये कहता है कि मैं इसमें अपना मसाला डालूंगा। हम्म। फिर वो मसाला जो डालता है, जो जो कुछ न्यूड सीन डालता है या कुछ तरह की चीजें डालता है, तो वो बाद में कहते हैं ख्वाजा फरीद अब्बास उनसे कि भाई अब ये मेरी कहानी तो रही नहीं, तुमने इसको जो है उसको उसको डिरेल कर दिया, और हम नहीं चाहते थे, लेकिन और बहुत कम पैसे में काम करने वाला ख्वाजा फरीद अब्बास, और एक एक पैसे का हिसाब, इतना डेडिकेटेड, इतना ईमानदार। आप पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैंने ऐसे कम लोग देखे हैं संसार में जो मतलब इतना ईमानदार हुआ करते हो फिल्म लाइन में रहने के बाद भी। आपको यह भी मालूम है कि अमिताभ अमिताभ बच्चन को ख्वाजा अहमद अब्बास ने ही लॉन्च किया है। जी जी जी। सात सात हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानी जी जी जी, कहने वाला था, जी उन्होंने ही जी जी लॉन्च जी। किया। जी। जी जी। तो ये इतना बड़ा राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास, और जब मैंने काम करना इन पे शुरू किया है डॉक्टर साहब,
तो इनकी फैमिली मेंबर के पास भी इनकी कोई चीज नहीं थी, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं, कोई नावल नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहाँ कहाँ की खाक छानी है, किस किस लाइब्रेरी में जाकर के मैंने कैसे कैसे चीजों को जमा करके मैंने ये किया है। जब ये चीजें आती हैं डॉक्टर साहब तो अरे क्या है ये, तो आपने जमा कर दिया, जमा करके छाप दिया। अरे भाई साहब, जमा करके छापना तो एक बात है, आप पढ़ तो लीजिए एक बार। लेकिन इसके वो पीछे मेहनत कितनी है, कितना श्रम किया आपने, कितना आप मतलब समय। 10,000 पेजेस को 4 बार पढ़ के तो देखिए पहले। अरे वाह वाह, पता क्या बात है। पता दस चलेगा हजार कि पे चूंकि डॉक्टर मायने साहब रखता है उसकी डॉक्टर साहब, मायने रखता है 10,000 पेज, मायने रखता है। आंखें आंखें काली हो जाती हैं, रातें स्याह हो जाती हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं कि भाई क्या पागलपन है यार, रात रात भर जाके क्या हो रहा है ये, कुछ और भी दुनिया का काम कर लो। लेकिन जो मजा उसमें है हम लोगों को मिलता है अपने काम करने में, वो दुनिया में हम आपको शायद अ, ये हर घर में शायद होता हो। जैसे मैं मॉल जाता हूँ या मैं बहुत परेशानी होती है मुझे, ऐसा लगता है मुझे बीवी मेरी जेल में लेकर के आई है, और हर 10 मिनट के बाद मैं कहता हूँ चलो वापस चलो, अब हो गया चलो। अब मैं कोशिश करता हूँ टारगेट शॉपिंग के लिए, गया सामान उठाया, भागो और भाग लो वहां से। अब औरतें, अब पता नहीं औरतें अगर हो तो बुरा ना मान जाए, वो तो असल में उधर उधर देखती, ये भी देखो वो भी देखो, ये भी करो वो भी करो, ये 2 रुपए का है तो 1.5 रुपए में दे दो, है ना, 100 रुपए का है तो 90 रुपए ले लो। उस समय टाइम मतलब उनको शायद उनका मजा आता है, अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ 100 रुपए मांगा, 100 रुपए दो, भाग लो यहाँ से। और बहुत सारे काम है जो इससे बेहतर है, जो बड़े काम कर रहे हैं हम लोग को। जी जी तो जी। ये बड़ी बहुत है, लेकिन हमारी पत्नी ऐसी अच्छी है कि कभी ठीक है भाई अपना करो, जो करना है तुम्हें कोई बात नहीं, वो अपना इसीलिए वो इसीलिए अपने आशमा अपना कौर लिख रही है, ये काम का जुनून है, काम का जुनून है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में मैं थोड़ा सा, गुलाम नबी कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा रैना साहब जरा इर्तिजा करीम साहब से ये पूछिए कि उर्दू में रोजगार के हवाले से क्या होना चाहिए, क्या रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। देखिए उर्दू में रोजगार ही रोजगार है, जी जी। उर्दू में रोजगार ही रोजगार है। शर्त यह है कि रोजगार करने वाला मिले तो सही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आप। बा, बात यह है राणा साहब जी जी। कि मैं चूंकि बात बहुत नीचे से शुरू करता हूं समझने के लिए अपने, हम लोग हल्दीराम जाते हैं ना, और उसके आउटलेट भी देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हल्दीराम। अब जब ये पैदा हुआ होगा हल्दीराम, तो इसके माँ बाप ने क्या सोच के नाम रखा था हल्दीराम, ऐसे ही समझा होगा ऐसे ही कुछ, गोबर धनिया गोदान के कैरेक्टर की तरह। हाँ, गोदान आया, प्रेमचंद जी के जो कैरेक्टर्स होते हैं। जी जी जी। रख दिया उसने हल्दीराम रख दिया। हाँ हाँ। लेकिन उस लेकिन उस हल्दीराम ने पहले क्या बनाया होगा, क्या चीज बनाई होगी उसने, और जो भी चीज बनाई होगी उसके बाद बनते 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 आज वो एक ब्रांड बन गया है हल्दीराम। पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने अपने उसमें। ये हल्दीराम का मतलब एक ब्रांड है, आप उसको आप ये नहीं हाँ कर बिल्कुल। सकते कि भाई ये हल्दी। तो मतलब ये मेरे कहने का है कि आप उर्दू पढ़ें, हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बॉटनी पढ़ें, जोलॉजी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, मेडिकल पढ़ें। मेरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या एमबीबीएस बेकार नहीं घूम रहे हैं? क्या जो बीई किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, क्या वो बेकार नहीं घूम रहा है? क्या साइंस में जिन लोगों ने एमएससी और पीएचडी की हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी, वो बेकार नहीं घूम रहे हैं? क्या हिंदी साहित्य में जो लोगों ने पीएचडी कर रखी है वो बेकार नहीं घूम रहे हैं? टीवी एंकरिंग में जो लोग हैं वो क्या सब रवीश कुमार हैं? क्या सब अंजना कश्यप हैं? तो रवीश कुमार बनने के लिए उसको रवीश कुमार बनना पड़ा, तब रवीश कुमार हुआ वो। आप उर्दू पढ़ के अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे इधर उधर से काम करके और आप रोजगार मिल जाए, रोजगार तो फिर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन बड़ी ऊंचे पद पे जाना, बहुत नाम कमाना,
बहुत ये करना, तो उसके लिए काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। अभी हमारे समाज में, जो हमारे उर्दू में जो बच्चे आ रहे हैं, वो मेहनत कम करना चाहते हैं। मेहनत जब आप नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उर्दू में पूरा रोजगार है। ये खुद हमारे जी जो जी। गुलाम नबी कुमार साहब हैं, ये हम्म। इन्होंने खुद, देखिए ना, ये अभी खुद अपना रोजगार कैसे कैसे तलाश कर रहे हैं। जो जिस तरह से ये चैनल चला रहे हैं, जिस तरह से ये गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से लोग बातें करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी किताब छाप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अ, ये रोजगार का ही सिलसिला है। और मैंने अपनी बातचीत में शुरू में ये बात कह दी थी कि अदब में, साहित्य में नुकसान ही नुकसान है। फायदे की तो कुछ, मॉनेटरी गेन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सरस्वती और लक्ष्मी जो है एक साथ रहती नहीं है कहीं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। या या अगर तो सरस्वती, या सरस्वती चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी चाहिए। हाँ, दोनों तो रह नहीं ये सकती साथ में ना। सही और बात कही अगर आपने। और जिसके यहाँ दोनों हैं डॉक्टर साहब, उसके यहाँ आप देखिएगा जी कि जी जी। एक एक साइड से वो कमजोर है कहीं ना कहीं से। क्या बात है। तो इम्बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, पूरा बैलेंस हाँ, संतुलित नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए। पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरा रोजगार खुला हुआ है। आप ट्रांसलेटर बन जाइए, आप इंटरप्रेटर बन जाइए, आप अच्छे एंकरिंग करिए। आज जितने चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब पे उर्दू वालों की जरूरत है। अच्छी है भाषा, बहुत अच्छी जबान बोलने के लिए बहुत जरूरत है। तो जी आप जी। हताश नहीं हो, मायूस नहीं हो। बहुत स्कोप है, बहुत काम करने के जराए हैं। और आपको मालूम है कि कौमी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने तो जो रोजगार से जोड़ने की कोशिश की उर्दू को कंप्यूटर के जरिए, उससे कितने फायदे हुए हैं ये भी आपको मालूम है। आज उर्दू कंपोजिंग में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं उर्दू कंपोजिंग का। अगर 10 रुपए पेज भी वो काम करते हैं और दिन भर में उन्होंने 10 पेज भी कर लिए, तो 100 रुपए तो एक आदमी की आमदनी हो गई। और अगर वो ज्यादा करता है तो फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, उसको पैसे आएंगे। तो काम तो की कमी नहीं है। गुलाम नबी कुमार साहब ने कहा कि सर ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया है, शुक्रिया आपको अदा की है। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने सवाल कायम किया। और प्रश्न खड़ा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इससे अच्छा दूसरे सर, लोगों को भी फायदा होता है। इसी के साथ चूंकि अब मेरे सामने एक और प्रश्न आया आपके लिए, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। कामरान अंसारी साहब जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कई लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं, मगर आसपास के स्कूल में उर्दू आसानी से अवेलेबल ही नहीं होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है कि उर्दू अवेलेबल नहीं होती है। क्या ऐसा है क्या? आप तो नहीं, वो एकेडमिक बात, फील्ड में हैं। नहीं 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 नहीं, वो अंसारी साहब की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो। अब जी जी मुझे जी। नहीं मालूम कि इनका ताल्लुक किस इलाके से है। जी जी जी। अ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी सर। किसी एरिया में लोग रहते हैं तो वहाँ स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अच्छा, टीचर्स नहीं है या सब्जेक्ट ही नहीं है क्या? अब उसको भी मैं फिर नीचे से ले जाता हूँ। मैं हर बात को बड़ा आसानी से समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि सामने वाला भी समझ जाए। आज तक इस सवाल का जवाब शायद नहीं मिल पाया है कि पहले मुर्गी होगी या पहले अंडा होगा। अच्छा, ये भी सही है। जी जी। ये मेरी, जब शीला दीक्षित जी सीएम थी तब भी मेरी बहस हुई इनसे, अब भी बहस होती है। जो भी वो कहता है, स्कूल वाला प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप मुझे बच्चे दो, फिर मैं टीचर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि मुझे आप पहले बच्चे ला दो, मैं आपको टीचर दे दूंगा। जी। जब वो बच जब वो जब वो जो है पेरेंट्स जाते हैं एडमिशन के लिए कि मेरा बच्चा उर्दू पढ़ेगा, तब वो हाँ। कहते हैं कि साहब हमारे पास टीचर नहीं है। अच्छा। देखिए अच्छा। क्या बदमाशी है। जी जी। मैंने ये उनसे, मेरी कई बार बहस हुई है, झगड़ा हुआ। मैं कहता हूँ सब आप एक काम कीजिए ना, आप ट्रायल बेसिस पर साल भर के लिए कीजिए, 6 महीने के लिए कीजिए ना। मैं बच्चा लेकर के आया हूँ, उर्दू पढ़ाना चाहता हूँ, आप उसको एडमिशन दे दीजिए। 6 बच्चे 10 बच्चे हो गए, आप एक टीचर रख लीजिए, या टीचर आप पहले रख लीजिए और उसको देखिए आप। अगर मान लीजिए 1 साल में कामयाबी नहीं होती है तो फिर पेरेंट्स से हाथ जोड़ लीजिए
कि हमने तो एडमिशन दिया था जी, कोई टीचर नहीं मिला, या हम टीचर का खर्चा नहीं उठाते। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि बेचारे पेरेंट्स उर्दू टीचर्स का खर्चा भी उठाने को तैयार हैं, लेकिन ये स्कूल वाले और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि उर्दू के टीचर वहां रखे जाएं या उर्दू पढ़ाई जाए। ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं इसीलिए उर्दू वालों से कहता हूं कि ये तुम लोग फेसबुक पे चलते हो, ये जो तुम ये करते हो, ये वो लिखते हो मैं ये उर्दू की लड़ाई, अरे उर्दू की लड़ाई के लिए सड़क पे आओ ना, पहले सड़क पे आओ, पहले सड़क पे निकलो, जुलूस निकालो उर्दू को बचाने के लिए, तभी उर्दू बचेगी। इस तरह से उर्दू नहीं बचेगी घर में बैठ के ड्राइंग में बैठ के मीटिंग करने से। लग रहा है कि थोड़ा सा डॉक्टर, जी 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 अब डॉक्टर साहब। अभी देखिए जी कि एक एक डिपार्टमेंट है राजभाषा बिहार में, जी 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 वो सरकारी ग्रांट देती है अदीबों और शायरों को कि आप जैसे हिंदी में भी बहुत संस्थान है कि किताब छापिए, हिंदी एकेडमी है, किताब छापने के लिए राइटर्स को देती है ना, या उनको अवार्ड देती है। अभी उन्होंने एक नया कानून बनाया है कि जिनकी आमदनी, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, हम उन्हीं को ग्रांट देंगे किताब छापने के लिए। नहीं, बेवकूफ के बच्चे, कोई भी टीचर होगा, स्कूल का टीचर होगा, कोई 8 लाख रुपए तो कोई क्या तुमने शर्त लगा दी है भाई? तो क्या मूंगफली बेचने वाला तुमको देगा अपना मुसवदा ला करके, उनकी किताब छापोगे, वो शायरी करेगा, वो अफसाने लिखेगा? और अगर वो अफसाने लिख रहा है और मूंगफली बेच रहा है तो उसकी भी छापो, क्यों नहीं छापोगे तुम? जी 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 और जी तुम जी ये तुम कैसे साबित करोगे कि मूंगफली बेचने वाले की आमदनी 8 लाख से कम है? भाई चूंकि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न होता है तो आप हमारी इनकम जानते हैं, लेकिन मूंगफली बेचने वाले की नहीं जानते, इसलिए उनकी किताब छपेगी। तो ये इस तरह के डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि उर्दू जो एक ऐसी जबान है, उसको किसी तरीके से पनपने न दिया जाए, उसका फरोग नहीं हो, उसको तरक्की नहीं हो, ये है। इसके लिए उर्दू वालों को मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग सड़क पे आयो, अब सड़क पे निकल जाओ, तभी बात बनेगी। केजरीवाल के मैं बहुत गलत बात करने जा रहा हूं, केजरीवाल का कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहा है हम्म, उर्दू के लिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर आप साहब, लोग आरएसएस को जी जी जी, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा ये यहाँ पर डिस्कोर्स अवॉइड थोड़ा करते सा हैं। हाँ अवॉइड करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। तो चलिए दूसरे मंच पर इसकी बात तो उठनी चाहिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्षमा करेंगे मुझे कि मैं अपने इस कार्यक्रमों को थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल ही ज़्यादा रखता हूँ, ताकि नहीं नहीं, चाहे ठीक है लिटरेरी ठीक है हो, ठीक है ठीक। थोड़ा सा। लेकिन नहीं नहीं, आपने जो ठीक है, अच्छी कहा बात। सही सही बात है, सही बात है। अच्छा, आप का अनुवादकारी भी रहा है, आपने टूटा हुआ आदमी उपन्यास का अनुवाद किया है, पवित्र जेल उपन्यास का अनुवादकारी किया है, और एक और आवारगी इसका और राजकमल चौधरी की कहानियों का भी आपने किया है। तो मुझे जी एक अब मुझे अनुवाद के बारे में आपसे एक चीज जानना जरूरी है कि जब आप मूल से, ओरिजिनल से अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं किसी कृति को, तो एज अ ट्रांसलेटर, एज अ राइटर नहीं, एज अ ट्रांसलेटर आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो ओरिजिनलिटी होती है उस कृति की, उसको बरकरार रखने के लिए किन किन मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? असल में डॉक्टर साहब मैं लिप्यांतर कर देता हूँ उसका, मैं जी 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 अनुवाद जी नहीं करता हूँ उस तरह से। मैं जी 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 लिप्यांतर करता हूँ, और जी लिप्यांतर जी करते हुए मुझे कोई इस तरह से कि ओरिजिनलिटी उसकी बनी रहे, उसमें कोई इसलिए दिक्कत नहीं होती है कि कोई जैसे मुश्किल लफ्ज आ जाता है, कोई शब्द आ गए हैं, तो मैं उसको नीचे फुटनोट में उसके हिंदी में उसके मानी दे देता हूँ कि इसके ये मीनिंग होते हैं। तो पढ़ने वाले को उसमें एक फ्लो मिलता है, और वो उसको जैसे मैंने दे दिया कि साहब मुश्किल है तो कठिन कठिन दे दिया, वहां पर वो अपना पढ़ के आगे बढ़ जाता है। इसलिए उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है उसमें कोई हमें परेशानी नहीं होती है। अभी जो 8 वॉल्यूम आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र किया है, मैं जी उसको जी भी जी। हिंदी में ला रहा हूँ, पूरा का पूरा, क्या बात है, पूरा बहुत बड़ा उसको, काम होगा लेकिन वो। मैं लिप्यांतर कर रहा, अच्छा, आप लिप्यांतरण कर रहे हैं उसका? अच्छा लिप्यांतर अच्छा कर अच्छा। रहा हूँ उसका। जी 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 हाँ, उस तरह से अनुवाद नहीं करता हूँ कि बिल्कुल उसका पूरा फ्लेवर ही चेंज हो जाए उसको। चूंकि हिंदी और उर्दू जो भाषा है, आप भी जानते हैं
कि इसमें कोई जो वोकेबलरी है, इसकी जो बातचीत हम लोग जो अभी बोल रहे हैं, हम सब लोग, आप बोल रहे हैं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जो जिसको हम दुनिया आम भर में भाषा बोली में जा रही, हिंदुस्तानी ये कहते हैं, हिंदुस्तानी ये हिंदुस हम इसको जनरली इसको आप इसको इसका नाम उर्दू दे दीजिए, इसका नाम हिंदुस्तानी कह दीजिए, कोई जी मसला जी, नहीं होता है। सिवाय मतलब इसके जी, ये कि जब हम उर्दू में अरबी डाल देते हैं, जब हम उर्दू में फारसी डाल देते हैं, तब वो बर्बाद हो जाती है। ठीक हाँ उसी हाँ तरह हाँ, से जैसे हम हिंदी में संस्कृत मिला देते हैं, तो फिर जो है क्या होता है, एक जमाना था जब आपको मालूम होगा, एक जोक चलता था, मजाक चलता था कि साहब ये जो है, अब आप डीडी 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 से हिंदी में समाचार सुनिए। तो लोग कहते थे हम्म। नहीं, कि अब समाचार में आप हिंदी सुनिए। अच्छा तो अच्छा, जी 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 जी, तो क्या बात है जी। देखिए, लैंग्वेज और जबान, भाषा वही जीवित रहती है, वही जानी जाती है, वही जिंदा रहती है, वही प्रचलित रहती है, उसी को लोग पहचानते हैं, जो हम कहते हैं और आप समझते हैं, आप कहते हैं और मैं समझता हूं। जी जी जी, अगर हमारे और आपके बीच में समझाने वाला कोई अगर आ गया, तब तो फिर ठीक, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, अब हम देखिए, बातचीत में लगभग 1 घंटा 10-12 मिनट तो निकल गए, पता ही नहीं चला। तो आप कह रहे थे ना 1 घंटे में इसका इसका आप पूरा समापन करिए। अच्छा, अब एक दो बातें हाँ आपसे मैं करूंगा, उसके उस हाँ ना नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको जाने दूंगा। ये बताइए कि विदेशों की यात्रा हुई है क्या आपकी? हाँ हाँ, मैं विदेशों में बहुत गया हूँ। और कनाडा हो, अमेरिका हो, और क्या नाम है इधर आपका, यूरोप का पूरा इलाका हो, ये सऊदी अरब का नहीं, पूरा है, मतलब मैं मेरे कहने का हर मतलब जगह किसी गया हूँ। और लिटरेरी, क्या साहित्य की यात्रा थी वो, लिटरेरी जर्नी हाँ थी आप? जी हाँ जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब यात्राएं जितनी मैंने की हैं, वो सब लिटरेरी यात्राएं थी, साहित्य के ही हवाले से की थी सारी। और कहीं लेक्चर्स हुए हैं, कहीं कुछ और हुआ है, कहीं कुछ और हुआ है। और कभी अवार्ड देने के लिए किसी ने बुलाया, कुछ है तो ये है, तो अब वो तो ज्यादातर यही हुआ है। आपको मैं बताऊं कि एक बार मैं अमेरिका गया था एक फंक्शन में, तो जी मैं कांग्रेस लाइब्रेरी चला गया टहलता हुआ। तो और मेरे पास सिर्फ वही अपना एक पासपोर्ट का था, पासपोर्ट चूंकि लेके साथ चलना ही पड़ता है। जी तो जी जी, मैं गया उनके काउंटर पे, तो मैंने कहा साहब मैं आपकी लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हैव यू एनी कार्ड, तो मैंने कहा साहब मैं तो नया हूँ, तो मैंने पासपोर्ट दिखाया। तो उसने कहा प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट वेट किया, वो अंदर एक आदमी आए, वो मुझे अंदर ले गए क्या और बात एक है। कमरे में बिठाया, मुझे मेरी तस्वीर खींची वहीं पर, इंस्टेंट हम्म वहीं सब फोटो खींची, सब कुछ किया। और उसके बाद हम्म, लाइब्रेरी का कार्ड मुझे हाथ में दे दिया कि हाँ नो हाँ यू हाँ हाँ, कैन क्या गो एंड बात है। विजिट माई लाइब्रेरी। भाई गो भाई गो भाई, फिर एक बहुत साहब बढ़िया। और कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा नहीं आप इनको लेके जाइए, ये बाहर के गेस्ट आए हैं। तो मैं फिर अपना, उन्होंने मुझे पूरी लाइब्रेरी घुमाई। और जब मैं उर्दू सेक्शन में, जब मैं मुझे वो लेके गए, तो वहाँ एक लेडी बैठी थी, वो मुझे जब मैं पहुंचा वहां पर, मैंने नाम बताया, उन्होंने नाम बताया कि ये फला साहब हैं और हिंदुस्तान से आए हैं। तो वो खड़ी हो गई लेडी। और खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा साहब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपको अपने सामने देख रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, मैं तो कोई कोई विचित्र प्राणी तो हूँ नहीं मैं तो। कि नहीं नहीं, आपकी 20 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में ये स्टैक में रखी हुई हैं, तो मैं ऐसे राइटर को देख रही हूँ, मैं इसलिए मुझे बड़ा खुशी हो रही क्या, है। क्या बात है। तो वो जो जो आदमी लेके गया था, वो तो इतना नहीं जानता था जो वहां का था। उसने फौरन ये उनसे, मैडम से कहा कि अरे मैडम आप इनको ऐसा कीजिए, इनके लिए यहाँ अभी 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 फंक्शन अभी अरेंज कीजिए, 5 मिनट के अंदर ये लेक्चर देंगे और ये होगा और वो होगा। तो मैंने उनसे कहा साहब ये अभी मुझे इस धंधे में मत फंसाइए, वो हो गई मुलाकात, फिर कभी आऊंगा। तो ये मतलब मजा आता है जब आप इस तरह कहीं जाते हैं। तो ये है। तो जी ये जी, अब आपकी दुआ से ठीक ठाक है, लिटरेरी जो बाहर के सफर होते हैं उसमें भी। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है बाहर, जब आप दूसरे आवाज कहाँ देश। गई आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आपके यहाँ कुछ दिक्कत होगी सर। आपके यहाँ दिक्कत होगी आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर, है कुछ आपके यहाँ दिक्कत होगी, कुछ मेरी आवाज आपकी तो सुनाई दे रही है मुझे, आपकी आ रही है, आ रही है। तो अ,
कुछ थोड़ी सी आवाज कहाँ गई? आवाज मेरी तो मेरी तो जा रही है। आपको आपके यहाँ थोड़ा सा म्यूट हो गया होगा। जी, आ रही है आवाज क्या? क्योंकि आपका 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 जो माइक है वो ऑफ हो गया है। हाँ, इसको ऑन करिए माइक को। जी जी जी, हाँ, अब आ रही आवाज है नहीं आ आवाज। रही डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज पता नहीं क्या आवाज इसमें कहाँ कुछ है? इसमें कुछ लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं। आप हाँ करो। आपके सिस्टम में कुछ अभी अभी चली गई, अभी सडनली। डॉक्टर तो साहब में कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि उस साइड कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अपडेट है ना? जी जी जी, देखो। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब अब? डॉक्टर साहब का तो बिल्कुल फ्रेम चला गया। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सैयद अली करीम साहब जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के हेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ में बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। पुनः जुड़ गए हमारे साथ। अब बातचीत अब हमारे डॉक्टर साहब, हेलो। आप मेरी आवाज़ अब आप तक पहुंच रही है, लेकिन हाँ, आवाज़ आ रही है जी अब जी आपको जी डॉक्टर साहब? तो अब जी हमारी अब बातचीत हाँ अंतिम हाँ। दौर जी, थोड़ा सा उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही होगी। तो अब हमारी बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आपके अब इस समय क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं विशेष रूप से? अभी तो जो अजायबुल कसस की बात हो रही थी ना, जी जी तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ, और उसका जो मूल है, जो जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जी वो जी एक तरफ मैन्युस्क्रिप्ट का पेज होगा, मूल पेज, जी जी और दूसरी तरफ कंप्यूटर से मैंने कराया है वो होगा। क्योंकि जी जो जी पुराने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को जो पढ़ना मुश्किल होता है, तो मैं वो एक काम कर रहा हूँ, वो तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार पेजेस पर जाएगी, और उस पर काम कर रहा हूँ। वो बस एक महीने का और काम रह गया है। और साथ में जो हमारा बिलिट्स निकलता था, और उसका ख्वाजा मोहम्मद अब्बास का आजाद कलम, वो जी जी 8 जिल्दों में वो किताब आ रही है। जी उनके सारे जो लास्ट पेज के जो कॉलम थे, जी उन सब को मैंने एडिट कर दिया है। जी, और वो आठ आठ जिल्दों में डॉक्टर साहब वो किताब आ रही है। क्या बात है, क्या जो बात है। जो मतलब वो भी एक डॉक्यूमेंट्री चीज होगी, कि आप जब उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो लगेगा साहब ये है। और इस तरह के और छोटे छोटे से काम है जो मैं अपना करता रहता हूँ, लेकिन अभी ये दो बड़े काम है जो इसमें मैं लगा हुआ हूँ कि ये दो काम आ जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने इतना समय हमारे साथ दे दिया डॉक्टर साहब। आप अभी तो मुझे लग रहा है कि अब खाना खाने के बाद तो आपका अब अपने लिखने पढ़ने का समय शुरू होगा सुबह 6 बजे तक। बाद में नहीं फिर अभी तो थोड़ा कुछ बहुत अगर अभी तो नहीं। अभी जो जी जी 1 घंटा, जो जी जी 7 से लेके 8:30 तक जो मैं दूसरा काम नहीं किया मैंने आज, पहले जी तो जी उस जी काम को करूंगा। जी 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 जी। तो उसके बाद उसके तो बाद फिर खाना वाना खाने के बाद तो आपके दूसरे काम शुरू हो खाना जाएंगे। खाना जी डॉक्टर जी, साहब, खाना हम लोग हम मैं खाना खाता हूँ 11:30 से 12 के बीच में रात में। ओ हो, बहुत बहुत लेट खाते होंगे आप। जी 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 लोग यही कहते हैं कि ऐसा, डॉक्टर्स कहते हैं कि गलत है, आप 7 बजे खाना खा लीजिए। जी जी। 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे खाना खा लीजिए। तो अब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कोई बनिया तो हूं नहीं कि 8 बजे खाना खा के चादर तान के सो जाऊं। रात भर जागना है तो तो हमें तो आपका, जागना। हाँ, आपको आपको तो जागना है और दूसरों को मैं भी तो जगा के रखना है अपने अदब के माध्यम से। तो मैं आ, आपका दिल से बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, इस बीच में हमारे साथ जो मित्र जुड़ गए हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, ये बात, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और इस तरह से मैंने कुछ आपको जाना, कुछ आपने मुझे जाना। क्या और बात है। जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, और जो साहित्य से जिनका लगाव है, रुचि रखते हैं, वो
मैं फिर यही कहता हूँ कि हम लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो हम बैठ बैठ के बात कर रहे हैं, और रैना साहब बैठ के बात कर रहे हैं, और हम लोगों की जो बातों को सुनने में के लिए 10 20 25 लोग जमा हो रहे हैं, कि हम सब लोग जो है वो बर्बाद लोग हैं। हम सब लोग जो है वो गुमराह लोग हैं। हम वो लोग हैं जो नुकसान पे और पे यकीन रखते हैं। हम ये वो लोग हैं जो अ, जिंदगी को आबाद करने के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हैं। वरना आप अच्छा, सोचिए, तो आप इतनी निराशा क्यों व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप देखिए, देखिए ऐसा है, देखिए जी ऐसा है, जो जी बच्चा जी आज साहित्य जो बच्चा आज साहित्य की तरफ आ रहा है, आप जी जी देखिए जी डॉक्टर साहब, उसके बारे में सोचिए थोड़ी देर के लिए। वो जी जी अगर वो अगर इसको छोड़ के कोई और काम करे, जी 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 साहित्य को छोड़ के कोई और काम करे, तो आप जी सोचिए उसको कितना फायदा होगा। जी जी लेकिन जी वो साहित्य पढ़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। उसको तो सलाम करूंगा मैं कि साहब वो बच्चा साहित्य की तरफ आ रहा है। आज बहुत जो बढ़िया, बहुत जी जी हमारा जो हमारी जो भाषाएं सिमट हम्म, रही हैं, हमारी जो भाषाएं सिकुड़ रही हैं, आपको जी जी ये बहुत कड़वी सच्चाई है डॉक्टर साहब, कि जी सही बात। अ, ये कोई कोई घर ऐसा होगा, आप हम्म, भी साहित्यकार हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके घर में आपके साहित्य से ही होता है। आपके ड्राइंग रूम में जब किताबें रखी रहती हैं, ढेर लग जाती है, तो आपकी पत्नी कहती है क्या तुमने यार घर ड्राइंग रूम को तुमने गोडाउन बना रखा है, कम से कम ड्राइंग रूम को तो साफ सुथरा रखो, है ना। सही बात है, भुगत तो रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। नहीं, ये तो ऐसे में ये फैक्ट है ये। मैंने यानी जब जब कोई बड़ा साहित्यकार मरता है, तो सबसे पहले उसके घर से उसकी जो पत्नियां हैं उन किताबों को बाहर करती है कि चलो निकालो यहाँ से, बॉस हो गया, आज आजादी मिली। तो ये कुछ बहुत कड़वी सच्चाइयां हैं डॉक्टर साहब, जिसको जी समझने जी की जरूरत है। जी लेकिन जी हम जी अगर हमारे ये बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे हम्म, ये लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, साहित्य से जिनको रुचि है, ये बहुत जी बड़े जी लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिनसे इन्हीं से समाज में तब्दीली आएगी, इन्हीं से क्या बात समाज है, में क्या बदलाव आएगा। यही क्या लोग बात हैं है। जो यही लोग हैं जो अच्छे इंसान, अच्छा मनुष्य बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कोशिश है, उसमें यही इन लोगों का योगदान रहेगा। जी साहित्य ही असल में इंसान बनाता है, बाकी सब चीजें तो जो बना रही हैं वो आप देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं फिर से आपको हृदय नहीं से, नहीं, दिल से शुक्रिया अदा आप करता हूँ। आप नहीं डॉक्टर साहब, आप इतने व्यस्त रहते हैं, और आज मुझे आपका पूरा पूरा कार्यकलाप तो पता चला ना, किस समय आप खाना खाते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय सोते नहीं हैं, और किस समय क्या क्या काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक बातचीत रही हमारे बीच में। और जो नहीं, मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, मैं उनको भी अपने दिल से, अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब सबका मुझे सबका धन्यवाद, सबका थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक सबका आभार। और ये बात अधूरी रह गई है। यू जी। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी दूसरी मुलाकात में कुछ और बातें करेंगे हम लोग। कुछ और बात, और जरूर जरूर हाँ, जरूर जरूर, बहुत कुछ बढ़िया। कुछ थैंक यू राज सर, खुल थैंक गए यू। हैं, कुछ राज खुल गए हैं, कुछ और राज खुलेंगे। कुछ बक्से अभी बंद है, वो भी खुलने हैं। जी 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 जी। अब थैंक यू सर। मुझे नहीं मालूम कि मेरी गुफ्तगू से, मेरी बातचीत से आपको मायूसी हुई या अरे सर, कमेंट्स इतने बढ़िया, आप बाद में देखिए, कमेंट्स पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो जी जी मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब। जी मित्रों, आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित थे उर्दू भाषा के विद्वान और प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सैयद अली करीम, जिनका नाम है इर्तिजा करीम साहब, उसी नाम से उनको जाना जाता है। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।